वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सिल्विया प्लैथ एक ऐसे दौर में पैदा हुई जब अभी इतना ज़्यादा लिटरेचर में आज़ादी से लिखने की जुर्रत ख़वातीन को बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो जुर्रत की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। अपने उस बोस्टन की पैदाइश के बाद और लंदन में वफ़ात के इस पूरे मरहले में जितना टाइम भी वो ज़िंदा रहीं, उनकी पहली नज़म 8 साल की उम्र में पब्लिश हुई और उनकी पहली स्टोरी 11 साल की उम्र में। और फिर उन्होंने अपनी पहली स्टोरी बेच भी दी। क्यों बेच दी ये एक अलग कहानी है, लेकिन अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ जिस तरह वो ज़िंदा रहीं, जिस तरह उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, ये सब कुछ उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफ़ी बेल जार में लिखी और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में लिखी और बहुत ही क्रिटिसाइज़ हुई। इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लिखा उन्होंने और जो कुछ अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया वो भी लिखा। उनकी नज़म डैडी भी बहुत क्रिटिसाइज़ हुई। लोगों ने ये अख़ज़ करना शुरू किया, तनकीद निगारों ने, कि शायद वो उनके अपने बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से है ऐसा लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी वो सिर्फ 8 साल की थी जब उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। बहरहाल मैं ये उस दौर की बात कर रही हूँ कि जब 1963 में जब उनकी डेथ होती है, तो उस वक्त तक भी लिटरेचर ख़वातीन के मामले में इतना आज़ाद नहीं था। उनकी उस वक्त की राइटिंग्स जो उन्होंने बहुत कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, औरत की जो है तन्हाई, वो तन्हाई जो उसको सोसाइटी देती है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी वो बहुत क्रिटिसाइज़ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा। और कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में ज़िंदगी में 3 दफ़ा उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की और 3rd टाइम में वो इसमें कामयाब भी हो गई। हॉस्पिटलाइज्ड रहीं अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर, और फिर जब सेहतियाब होकर वापस आईं तो बहुत तेज़ी से लिखना शुरू किया अपने उन तमाम एक्सपीरियंसेस के बारे में जो एक ख़ातून महसूस करती है या फेस करती है। इसीलिए इतना क्रिटिसाइज़ हुई। अगर उनका लिखा हुआ आज के दौर में लिखा जाता, पोस्ट मॉडर्न एरा में, तो यकीनन एक्सेप्टेबल होता, लेकिन उनके मरने के बाद ये रिकग्निशन मिली कि उनका लिखा हुआ लिटरेचर बहुत तल्ख़ हकीकतें हैं लेकिन हकीकत है, और ख़ातून ये सब कुछ फ़ेस करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर लिटरेचर और ख़वातीन दोनों ही को बहुत ज़्यादा इस वक्त आज़ादी है, और हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज़ ने बहुत ज़्यादा इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से भी किसी शोबे का इंतखाब कर सकती हैं। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जो इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब का है, यहाँ बहुत यंगेस्ट लेक्चर मौजूद है हमारे पास, और लेकिन ये एज में यंगेस्ट हैं लेकिन अपनी सोच में बहुत मैच्योर हैं। आप भी इनकी गुफ्तगू सुन के बहुत महसूस होंगे और बहुत आपको अंदाज़ा होगा कि आज की खातून कितनी मैच्योर है। हमारे साथ मौजूद हैं आज सारा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सारा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। द यंगेस्ट लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट। यस। तो कैसा फील होता है ये लफ्ज़ सुन के? डेफिनेटली अच्छा फील होता है कि लोगों को जो काम करने में इतना टाइम लग जाता है, आप बहुत जल्दी वो चीज़ ले लेते हैं। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एट द सेम टाइम कि इतनी यंग एज में मतलब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसके लिए लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इस हवाले से आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। ज़बरदस्त। अच्छा सारा, एक इसके साथ जो मुझे एहसास होता है कभी कभी कि जब किसी बंदे का जो बचपन है वो ट्रैवल में गुजरता है ना, तो उसकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट होती है। क्योंकि मेरा भी ट्रैवल में गुजरा बचपन। आपकी जहानिया की पैदाइश और फिर जाके लाहौर से आपने प्राइमरी एजुकेशन ली, फिर वापस मुल्तान और फिर जहानिया, तो ये जो पूरा स्टडी टूर आपने किया है इसमें ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा मज़ा कहाँ आया आपको? सबसे अच्छा जो बहुत अच्छा टाइम पीरियड गुजरा, जिसे मैं गोल्डन टाइम भी बोलूँगी, दैट वाज इन लाहौर।
क्योंकि आप एक बड़ी सिटी में हैं, वहाँ पे एक्सपोजर, वहाँ पे लर्निंग, वो सब एक वो डिफरेंट पैटर्न है। इनफैक्ट जब मैं वहाँ लाहौर से छोड़ के जब वापस हम आए अपने शहर में, और जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गई, तो लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई वेंट बैक होम, क्योंकि वो एक चीज़, वो ना वो बिल्डिंग, ना वो टीचर्स वैसे थे, ना वो स्टूडेंट्स वैसे हैं, एटीट्यूड। मैं तो बड़ा वो जैसे स्टाइल हो, और बड़े जैसे स्कूल में जाते थे कि जी सैश लगाई हुई और चले गए, वहाँ पे तो था कि जी दुपट्टा लेके जाना है आपने। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अजीब सी चीज़ थी, वो मुझे लगी। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब पता है कि यहाँ रहना है, यहाँ पे मतलब पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एडजस्ट कर लिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो वो टाइम था लाहौर का, उसमें मेरी इतनी लर्निंग हुई, मैं जो चीज़ वहाँ से सीख के आई ना, बिलीव मी, वो आज तक मुझे हेल्प करती हैं। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि जो बिग सिटीज़ का एक्सपोजर होता है वो हमेशा इंसान को आगे बढ़ने में मदद देता है। खैर, अब आपका जो ये ख्वाब है ये पूरा हो रहा है, अब इस्लामाबाद से पीएचडी कर रही हैं माशाल्लाह, मतलब उससे भी ज़्यादा बड़े शहर से। हाँ जी, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई मीन के आप डेफिनेटली जब आप कुछ ही छोटे शहर से बड़े में जाएंगे तो आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक ही जगह रहेंगे तो वही बार बार एक ही चीज़ आपके सामने आती है, तो उसमें ये है कि टफ भी होता है, बिकॉज आपको ट्रैवल करना है, फिर वापस आना है, फिर वहाँ पे रहना भी है, स्टे भी करना है, सब कुछ। लेकिन जब आप ठान लें कुछ करने की, तो फिर मेरा ख्याल है हो जाता है, फिर मैनेज भी हो जाता है, सपोर्ट भी मिल जाती है। तो फिर जब आप चल पड़े ना, तो जब एडमिशन नहीं हुआ था और मैं सोचती थी कि अच्छा मैं इतनी दूर अप्लाई तो कर रही हूँ, अच्छा चलो कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा, एडमिशन सिक्योर तो करूँ ना, उसके बाद डिसाइड कर लूँगी कि वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट, लाइक वेदर आई कैन मैनेज और नॉट। लेकिन जब हो गया, एडमिशन ले लिया, तो फिर सब अल्हम्दुलिल्लाह आराम आराम से होता गया, स्मूथ होता गया। चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आसान हो जाती है। मैं तो बाकियों को भी बोलूँगी जो ये सोचते हैं कि जी हम कोई काम जो मुश्किल होता है कि उसको कैसे करेंगे, आप बस कूद पड़े, आप उसको स्टार्ट कर दें, आगे रास्ते अल्लाह बना देता है। पहला कदम उठाना ज़रूरी है। हाँ, अच्छा सारा, आप बचपन में कैसी थी? अभी भी खैर अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी शरारती बच्ची थी? नहीं, मैं इतनी ज़्यादा शरारती नहीं थी, मैं चीज़ों को सीरियस लेती थी। एक तो आई डोंट नो व्हाई सिंस माय चाइल्डहुड आई हैड बीन अ बिट मैच्योर, लाइक जो बच्चों को नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन थी शायद सेंसिटिव थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या घर में कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? मैं हूँ सेकंड लास्ट पे, लाइक वी आर 5 सिबलिंग्स, तो मेरा सेकंड लास्ट है, 4th नंबर है। अच्छा, हाँ जी, सही। तो बस मैं थोड़ी सेंसिटिव थी बहुत ज्यादा ना। अच्छा। ये बचपन में, जिसकी वजह से मैं बहुत चीजों को फील कर लेती थी, और मैं रोती भी बहुत थी। मतलब मेरा कोई बहुत वो नहीं था, शाइनिंग ब्राइट वाला बचपन नहीं था। हाँ। और रोना धोना होता था। हाँ, लिटरली, क्योंकि चीजों को सीरियस ले लेती थी ना। कोई मेरे से मजाक भी करता था, मैं कहती थी ओहो इसने मुझे ये कह दिया, तो रिएक्शन दे देती थी। क्या लिटरेचर से जुड़े हुए लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, या फिर लिटरेचर में आने की वजह है आपकी सेंसिटिविटी? कह सकते हैं कि शायद नहीं, पहले मैं थी सेंसिटिव, मैंने ये चीज अब आके सेंस की ना जब मैंने लिटरेचर पढ़ा। ओके। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जब विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ते जाते हैं ना, फिर आपको लगता है कि अच्छा ये चीज तो मेरे साथ भी हुई। और लिटरेचर इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। सही, ठीक है, उसमें आप लोगों के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, किस तरह लोग जिंदगी गुजारते हैं, और पढ़ते हुए इंसान कहीं ना कहीं खुद को रिलेट करता है। एग्जैक्टली, एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैंने लिटरेरी थ्योरीज खुद पे अप्लाई करना शुरू कर दी। साइको एनालिसिस थ्योरी पढ़ी, वो जब अप्लाई करना शुरू कर दी तो वो मेरे अपने लिए इतना प्रॉब्लमैटिक हो गया कि मतलब हर दूसरे बंदे का साइको एनालिसिस करना शुरू हो गया। और मैं कहती थी इसने चोरी किया ना, इसके पीछे ये रीजन होगी, इसका कसूर नहीं है। तो लिटरली ये इस हद तक मतलब आप चले जाते हैं, क्योंकि आप वो चीजें आपने पहले फील की होती है, सेंस की होती है, लेकिन जब आप इस तरफ आते हैं और जब उसको प्रॉपर पढ़ते हैं, आपको डायरेक्शन मिल जाती है, कहते हैं अच्छा ये चीज इसलिए ऐसे हुई है। सही। तो आप वो नाम दे देते हैं वो उस एब्स्ट्रैक्ट चीजों को। सही। अच्छा ये बताएं कि आप कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स में थी बचपन में, स्कूल, हाँ कॉलेज बहुत में? ज्यादा थी। क्या खेलती थी? क्रिकेट खेलती थी वहाँ पे, जहाँ लाहौर में मेरा स्कूल था, कैथेड्रल स्कूल था। तो वहाँ पे सिलेक्शन हुई क्रिकेट की। 2 साल आई हैड बीन टू द मरी फॉर टूर्नामेंट। 2 साल हम लोगों ने खेले एंड हमारे स्कूल ने पोजीशन भी ली। एक्चुअली ये क्रिश्चियन स्कूल था, तो इनका अपना डायोसिन बोर्ड होता है, उस बोर्ड के जो है जितने भी स्कूल्स थे वो सारे वहाँ पे सेंट डेनीज मरी में स्कूल था, वहाँ पे आया करते थे, और हमने पूरा 1 वीक स्टे करना जून में। तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस, आई स्टिल चेरिश दैट टाइम, कि वो इतना अच्छा टाइम गुजरा। उसमें हम लोगों ने टूर्नामेंट खेलने और फिर जीत के आना, वहाँ बोन फायर होना, ये था। फिर स्कूल में हमारे जो है बास्केटबॉल के वैसे ही गेम, एक पीरियड होता है गेम का ना, तो उसमें बास्केटबॉल खिलाई जाती थी, तो बास्केटबॉल का भी इस तरह से थोड़ा सा है। फिर जो है यहाँ पे लाहौर में
फुटबॉल ग्राउंड जहाँ से मैराथन स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे मैं तभी स्कूल टाइम में मैंने एथलेटिक्स भी जो है उसमें ज्वाइन किया। जो है रिले रेस में हम लोगों ने 3rd पोजीशन हासिल की थी हमारे स्कूल ने। तो इस हवाले से मैं कहती हूँ कि वो दैट वाज द बेस्ट टाइम। आपको याद है हाँ, कि सब कुछ अचीवमेंट्स मेरी मैक्सिमम। हाँ जी, चिल भी बहुत था। चिल भी बहुत था। ठीक है, तो और ये जो, अच्छा मुझे ये बताएं कि लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों को शायरी बड़ी समझ आती है, तो पसंद भी होती है, या मतलब आपका कभी ख्याल होया कि खुद लिखना शुरू कर दें? हाँ जी, या लिख रही हैं? हाँ, लिखती भी हूँ, लिख भी रही हूँ। मैंने एक जब दौरा कुरान हमने एक रमज़ान में अटेंड किया था फैमिली के साथ, तो उसके ऊपर मैंने खैर उर्दू पोइट्री की थी, लेकिन मैं इंग्लिश में भी करती हूँ बहुत कम। अब जैसे हमारे, क्योंकि कुछ टीचर्स भी आपके ऐसे होते हैं ना जो आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, जिससे आप लिखना शुरू कर देते हैं। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा BS का, तो हमारे एक सर आए, तो उन्होंने हमें कहा कि यू आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड आई वांट एवरीवन टू राइट 1 पोएम, सो इन द नेक्स्ट वीक वी विल हैव 30 poems in the class. Yes. So that was very inspiring। और उनकी जो ये बात थी, तो उसमें सबने पोइम्स लिखी थी, मैंने भी लिखी। मैंने एक उस पे अपने लाइक टाइम पे लिखी थी। जब आप बचपन में होते हैं तो सिल्वर टाइम है, फिर गोल्डन टाइम आता है, फिर डायमंड है, फिर जुबली, इस तरह से प्लैटिनम टाइम। और टाइम पे मेरी पोइम थी एक वो। फिर उसके बाद एक और पोइम लिखी थी मैंने अपने फ्रेंड्स पे कि जी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो फ्रेंडशिप होती है उसके क्या वर्थ है हमारी ज़िंदगी में, उस पर लिखी थी। उर्दू पोइट्री भी करती हूँ, इंग्लिश भी करती हूँ, लेकिन ये है कि अब इतना ज़्यादा थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड हो गई हूँ टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि ये थोड़ी आजकल नई फील्ड आ रही है। तो मेरा दोनों तरफ ही होता है, बिकॉज मैं लिटरेचर भी पढ़ा रही हूँ, लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं दोनों तरफ ही अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ मैनेज, बिकॉज एमफिल में भी सारे सब्जेक्ट्स किए हुए हैं, BS में भी खुद पढ़े हुए हैं, तो इस हवाले से। अच्छा, तो ये आपकी अपनी चॉइस थी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना? नहीं, ऐसा सच नहीं थी मेरी अपनी चॉइस, मैंने कुछ और करना था। कुछ और क्या करना चाहती? मैं एक्चुअली साइंस माइंडेड पर्सन हूँ। मैं शुरू से ही ना डॉक्टर बनना चाहती थी, सिंस माय चाइल्डहुड। मेरे इंस्पिरेशन थी कि मैंने ना बस डॉक्टर बनना और कुछ भी करके ना करना है। तो कुछ अनयूजुअल हैपनिंग्स हुई लाइफ में जिसकी वजह से मैं उस फील्ड में नहीं गई। तो माय फादर सजेस्टेड कि बेटा अगर आप उधर नहीं जाते तो आप फिर ये कर लो, CSS की तरफ चले जाना। ठीक है, तो मैंने, क्योंकि आप FSC की हुई थी, तो इतना जितनी जल्दी आप अपने वो एम्स नहीं सेट कर रहे होते, डायरेक्शन नहीं आप बना रहे होते, पेरेंट्स जो भी गाइड करते हैं, हाँ जी, स्विच करना इज नॉट ईजी। फिर पेरेंट्स गाइड करते हैं, आप कहते हैं चलें ठीक है, सही कह रहे हैं, जाहिर है पेरेंट्स हैं, तो मैंने भी ऑप्ट कर लिया कि CSS करना है। तो लेकिन हमारे आजकल जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो भी यही सोच के ही आते हैं, और मैं कहती हूँ कि ये सोच के नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है। सारा से पूछते हैं कि वो क्या करना चाहती थी और फिर क्यों नहीं कर पाई, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वजूद ज़न। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक नाजरीन। वजूद ज़न में आज हमारी यंगेस्ट लेक्चरर मौजूद है इंग्लिश डिपार्टमेंट की, सारा मलिक, और बहुत कमाल एनर्जेटिक गुफ्तगू कर रही हैं। सारा, आप क्या डॉक्टर बनना चाह रही थी, लेकिन आप उधर नहीं जा सकी, तो इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी आप कि क्यों नहीं जा सकी आप? हाँ जी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं फैमिली में, कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाई स्टडीज़ को। तो बाद में मुझे कहा भी गया पेरेंट्स ने कि चलो आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे देना, लेकिन जब मैं इंग्लिश में आगे BS इंग्लिश स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि वो एक टेंशन वाली स्टडी होती है FSC की। फिर BS में BS इज कंपैरेटिवली कह सकते हैं इजी अगर आपकी बेस है तो, क्योंकि मेरी तो स्कूल से थी ना, लाहौर के स्कूल में, और इस तरह से, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो मैंने जब चीजें पढ़ी तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया मेरा, मैंने कहा नहीं ये फील्ड ठीक है, तो आई डिड नॉट गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट फॉर द, मतलब यू वर सेटिस्फाइड कि अभी बहुत बिल्कुल ठीक जगह पर आ गई। तो मुझे था कि बस अब CSS कर लेना है, तो बस उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा,
तो CSS किया फिर आप? हाँ जी, एक अटेम्प्ट दी थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इट्स अगेन अ गेम ऑफ लक। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आई हैव बीन पोजीशन होल्डर थ्रूआउट माय लाइफ, आई डोंट थिंक सो के कुछ भी इस तरह से मतलब होगा मेरे। डेफिनेटली चेकर्स ही बता सकते पेपर में क्या था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई सिलेक्शन। तो अब फिर यस, आई एम एस्पायरिंग अगेन, लेट्स सी कि जब कब मौका मिलता है। अभी तो जॉब में हूँ, जैसे ही फ्री हुई मौका मिला तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट अगेन। ज़रूर ज़रूर जाना चाहिए। ज़िंदगी का कोई ऐसा टाइम जिसने आपको एक बड़ी सीख दी हो, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट मोमेंट? क्योंकि ये मैं इसलिए भी शेयर करवाती हूँ, हमारे जो ख़ास तौर पे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ैन होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। तो हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, अगर नहीं आए तो वो सीख नहीं सकता, और इसको लेना भी इसी तरह चाहिए। तो मेरा मकसद ये होता है इसको शेयर कराने का कि आपके ज़रिए कुछ और लोग सीख जाएं, मैं भी सीख जाऊंगी साथ जी जी। कि डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में कैसे कोप अप किया आपने। हाँ जी, एक है रिजिलियंस एंड पेशेंस जो आप अपने अंदर लेके आते हैं, और ये आपके अंदर ऐसे नहीं आती। ये आपको कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में आती हैं जो आपके लिमिट्स के बियॉन्ड होती हैं। लाइक उस वक्त लग आप रहा नहीं होता है। टेस्ट, आपका टेस्ट होता है, वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे अगर यू स्टैंड फर्म, आप बिल्कुल स्ट्रेट कहते हैं ना, डट के खड़े रहेंगे, अपने आप को कंपोज करेंगे, मजबूत करेंगे, तो आप उस टाइम से निकल जाते हैं। दैट इज पेशेंस एंड रेजिलियंस। तो इसी तरह एक इवेंट हुआ, इंसिडेंट था इनफैक्ट, जो मेरी फैमिली, माय होल फैमिली मेट एन एक्सीडेंट। इट वाज अ ट्रेजिक एक्सीडेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह के सब लोग ठीक रहे बाद में, लेकिन उस टाइम पे द 6 people were on bed rest. So we had to look after them, we had to look after the people who were coming, like जो होता है हमारे यहाँ जी, हाँ, बिल्कुल। पूरी फैमिली ने तीमारदारी करने आ रहे हैं जी, रिलेटिव्स वगैरह सब। और वही टाइम था जब मैंने एंट्री टेस्ट देना था। अच्छा। 1 महीने बाद मेरा एंट्री टेस्ट था, और मैंने अकेडमी भी जाना, मैंने घर में भी, क्योंकि मैं थी और मेरी एक छोटी बहन थी, सिर्फ हम लोग घर में थे, बाकी सारी फैमिली वाज अफेक्टेड। तो फिर बहुत मुश्किल, वो टफ टाइम था। तो उससे पहले जब मैं एक्सीडेंट का नाम सुनती थी या कुछ, मैं कहीं रोड से भी गुजर रही होती थी ना, तो मैं देख नहीं पाती थी, क्योंकि वो एक चीज़ थी, डर लगता, खौफ था। लेकिन जब खुद अपनी फैमिली को ये चीज़ देखा, इस तरह से उन्होंने अपने सामने जब देखा उनको एक्सपीरियंस करते हुए, तो उसके बाद वो चीज़ कम हो गई। फिर अब ये है कि नाउ आई कैन फेस द थिंग्स, इस तरह से मजबूत हो गई कंपैरेटिवली। हाँ जी, मजबूत हो गए हैं साइकोलॉजिकली भी। नाउ वी नो कि कहाँ नर्व्स को कंट्रोल रखना है, कहाँ पर हमने फ्रीली बात करनी है, कहाँ किस तरह से। तो फिर उसके बाद आपके और एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, बिकॉज आप लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं आपको लाइफ में। आपको हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे अच्छा या बुरा। तो जब वो सिखाते हैं तो फिर आप वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज माय पर्सनालिटी। बिल्कुल ऐसे है, बहुत टाइम लगता है ट्रांसफॉर्म होने में, और ऐसा नहीं होता कि बंदा बस समझे कि हाँ बिल्कुल कि अब ये फुल स्टॉप लग गया। और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लाइक देना पड़ता है, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको अपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने और बहुत सारे जो करीबी चीज़ें होती हैं उनको करना पड़ता है, फिर जाके आपको। अच्छा, इसमें अभी ज़ाहिर है ये एक चैलेंजिंग टाइम इस तरह से भी होता है, ख़ास तौर पे मैं जो पूछती हूँ ख़वातीन से कि आप बीइंग वर्किंग वुमेन किस तरह से चीज़ों को देख रही हैं, क्योंकि अभी तो आप सिंगल हैं। जी जी। उस तरह की जिम्मेदारियां शायद नहीं हो, और अभी तो पेरेंट्स हैं साथ या इस तरह, तो फिर भी चैलेंजेस होते हैं। यस, एग्जैक्टली। और आप साथ साथ स्टडी भी कर रही हैं, वो भी किसी और शहर में जाके करती हैं, तो इसको कैसे देखती हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही हैं आप, या कभी ज़िंदगी में ऐसे बिल्कुल अलग से कोई मुश्किल चैलेंज फेस किए हों जिससे कुछ बहुत अच्छी ऐसी लर्निंग हुई हो जो लड़कियों को सीख लेनी चाहिए? पहली बात तो ये कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि आपने इतनी टफ स्टडी भी करनी, आपने यहाँ भी लेक्चर्स लेने, लाइक क्लासेस होती है आपकी बैक टू बैक, तो इधर भी बिजी स्केड्यूल होता है, उधर का भी है, पढ़ना भी है, रिसर्च वर्क भी करना है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इशू। आई थिंक वो बहुत सारे लोगों का होता भी है कि मैनेज कैसे करें टाइम को। तो मैं ना अपने डिसाइड किए होते हैं डेज के 2 आवर्स ये इसको 2 घंटे इस तरह देने, 2 घंटे इस तरह से देने। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो थैंकफुल अल्लाह ताला से कि मैं ये जो डिसाइड कर लेती हूँ उस पर स्टिक रहती हूँ कि अगर मैंने इन 2 घंटे में ये करना तो मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वरना होता है ना कि अक्सर लोग बनाते हैं, अच्छा ठीक है फिर कर लेंगे, हाँ फिर कर लेंगे, नहीं।
तो अभी भी रमज़ान में जैसे आपको पता है रूटीन ऐसी होती है कि आपके पास टाइम कम है, आपने इबादत भी करनी है, आपने जॉब भी करनी है, आपके स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर जब आप चीज़ें मैनेज करते हैं, अपना टाइम को डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर ये होता है। दूसरा ये है कि बिजी स्केड्यूल की वजह से फैमिली इफेक्ट होती है। लाइक मेरे जो बाकी सिबलिंग्स हैं, दे आर नॉट इन मुल्तान, तो हमें गाँव जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, तो वो बहुत ओकेजनली आते हैं, तो जिस दिन वो यहाँ होते हैं तो मैं यहाँ आई हुई होती हूँ, तो मैं उनको टाइम नहीं इस तरह से दे पा रही। तो अभी भी मैं यही सोच रही थी कि अब ईद वेकेशंस में ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ये एक चीज़ है जो मुझे अभी फिलहाल चैलेंजिंग है। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी कोर्स वर्क हो जाएगा, PhD का फिर थीसिस पे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा शायद चीज़ें कम हो जाएंगी इस तरह से, क्योंकि वो एक बाइंडिंग कम हो जाएगी कि जी टाइम की कि जाना है, आना है, पढ़ना है, ये वो, तो फिर अंदर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, फिर चीज़ें ईजी मैनेज हो जाएंगी। अभी भी हो रही हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है। ज़बरदस्त। और आपकी अभी तक की लाइफ और आपकी गुफ्तगू यकीन जानिए बहुत मैच्योर है और बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे ख्याल आया कि इतनी मैच्योरिटी जो है ये इसको मैं रिलेट करूँगी कि क्या, क्योंकि अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन आप क्या समझती हैं कि किस एज में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी अभी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स होती हैं हमारे पास और उनकी शादी हो जाती है और बाद में उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करने में इतना टाइम लग जाता है। मैंने तो यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस देखे हैं इस तरह के कि वो बच्ची बाद में जो है ना वो बहुत मुश्किल से अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाई है। शुरू में पहले 2 सेमेस्टर में बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी और उसके बाद जो है वो अपने सेमेस्टर्स रिस्पांसिबिलिटीज आ जाती है ना शादी और फिर जब वो पेपर्स देने आती थी तो वो अजीब थकी हुई सी और इस तरह से, तो पता नहीं, और उसको इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, वो माइंडसेट भी नहीं रहता। हाँ, ये चीज़ है। तो शादी किस उम्र में करनी चाहिए? मैम मेरा ख्याल है शादी उस उम्र में करनी चाहिए जब लड़की जब खुद रेडी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, बिकॉज शादी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम है। ना बहुत लेट होनी चाहिए ना बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर उसका कोई गोल है, कोई करियर है, अगर वो उस बात पर अगर उसने पहला कदम भी रख दिया ना तो ओके फाइन, क्योंकि अब ये है कि वो अब चल पड़ेगी उस पर, अब उस वक्त हो जानी चाहिए। उसके अलावा अगर जो है वो बहुत छोटी है, उसको नहीं पता चीज़ों को संभालना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, तो वो फिर मैनेज नहीं होता, क्योंकि फिर इन लॉज भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं कि जब ये चीजें मैनेज करेंगे, वो नहीं करते हैं तो फिर जाहिर है वो मसाइल खड़े होते हैं उनके लिए। तो लड़की को खुद मेंटली रेडी होना, उसको मतलब उससे पूछना कि आर यू रेडी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, क्योंकि हम बताते नहीं, हमारा कल्चर नहीं है। हम देखें ना तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, लेकिन कहीं पे तो लड़कियों से पूछा भी नहीं जाता कि बस हमने रिश्ता तय कर दिया, या हम करने लगे हैं और उसको बता देते कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, ओके दैट्स इट, और बस अब तुमने कर लेनी है, क्योंकि ये पेरेंट्स का डिसीजन है, ये अम्मी ने नानी ने कह दिया, उसने कह दिया जी। तो बस मैं कहती हूँ लड़की खुद ये डिसीजन ले, वो कहे कि नाउ आई एम मेंटली रेडी, तो बस फिर होनी चाहिए उसको। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बातें तो आपकी बहुत मज़े की हैं और बहुत सारी चीज़ें जानने की भी कोशिश कर रही हूँ मैं। मतलब मैं ये भी चाह रही थी कि अगर आपको याद हैं कुछ इस वक्त अपने कुछ वर्सेस, कोई पोइट्री उर्दू या इंग्लिश की, तो आप ज़रूर सुना दें। पोइट्री तो ऐसा याद नहीं है मुझे, क्योंकि अब मैंने BS के लेवल में की थी जब मैं BS कर रही थी, लेकिन मुझे अपने कुछ कोट्स याद हैं जो मैं एक टाइम पे फेसबुक पे लगाया करती थी, जब मुझे थोड़ा था कि मैं थोड़े वाइज हो रही हूँ, विजडम के वर्ड्स आ रहे हैं। तो मेरा एक था, सेल्फ रिफ्लेक्शन लीड्स यू टू द सेल्फलेसनेस। ओके, ज़बरदस्त। कि आप जब अपने आप को पहचान लेते हैं तो फिर आप बेगर्ज हो जाता है, आपको किसी चीज़ की फिर तलब नहीं रहती। बिल्कुल लास्ट में हम चाहेंगे, ये कैमरा है, आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस करें। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी, और मैं अपने सब स्टूडेंट्स को जिनको मैं पढ़ाती हूँ मैं ये कहती हूँ कि बी ऑनेस्ट इन योर मैटर्स, नो मैटर व्हाट। आप फैमिली के साथ है, फैमिली डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहें, फ्रेंड्स के साथ है उनके साथ ऑनेस्ट रहें, अपने स्टडीज़ में ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जब ऑनेस्ट रहेंगे चीटिंग नहीं करेंगे ना, आपको पता है कि आप ईमानदार हैं अपने काम को लेके। तो मेरा ख्याल है कि जब आप ऑनेस्ट रहते हैं तो आपके 80% प्रॉब्लम्स जो है ना लाइफ के कम हो जाते हैं। तो ऑनेस्ट रहें और बाकी सारे काम हो जाते हैं खुद ब खुद। बहुत शुक्रिया सारा मलिक, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं और यकीनन आपके स्टूडेंट्स जो है ना वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते होंगे। हाँ जी। आपकी तरह कॉन्फिडेंट भी होना चाहते होंगे। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके PhD के लिए और आगे ज़िंदगी के तमाम गोल्स के लिए। हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ तक आज सारा मलिक से हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती है। बहुत कमाल मैसेज दिया उन्होंने और इस मैसेज के साथ जुड़ा हुआ उनका पहला कोट मैं जोड़ूंगी कि खुदशनासी के अमल से ज़रूर गुजरना चाहिए। ये वाकई आपको पहले अपने आप से रुशनास कराता है और फिर खुद से जुड़े हुए तख्लीक़कार से भी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। साइमा अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग,
इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न